अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, जुमे के दिन जो है ना, वो ये ख्याल आने लगता है कि भाई आज से जो है, अब जब 2 बजेंगे, 2:30 बजेंगे और मिड डे शुरू होगा तो हमारा वीकेंड शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब वीकेंड शुरू हो जाएगा तो प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आज एक बात आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो हर हफ्ते जुमा है ना, इसकी जो मुबारक तरीन फीलिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, ये बहुत ख़ास होती हैं। तो इस दिन ज़रूर 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 जहाँ पर आप ये ख्याल कर रहे होते हैं कि हमें अपना वीकेंड प्लान करना है, ज़रूर इबादतों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। अपनी इबादतों को ख़ास तरीन बनाने के लिए अपने वालदैन की जो है वो दुआएं, उनमें वो शामिल किया करें। अपने वालदैन के साथ वैसे तो थ्रू आउट द ईयर 24/7 ही आपने जो है वो सिला रहमी दिखानी है, लेकिन अपने वालदैन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल किया करें और दुरूद शरीफ जो हैं वो ज़रूर पढ़ा करें आज के दिन। और आज का दिन जो होता है ना, ये थर्सडे से ही आपके लिए एक रिमाइंडर होता है कि जी ठीक है, पिछले हफ्ते जो आपने अपनी नमाज़ें मिस कर दी हैं या जो कोताहियाँ हुई हैं, आज से फिर से दोबारा जो है ना वो इस अज़्म का आगाज़ करें कि अब हम कोई नमाज़ मिस नहीं करेंगे। अब हम जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे हमारी पर्सनैलिटी के हवाले से या हमारी नेकियां जो हैं वो ज़ाया हों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नेकियां करें और साथ साथ सिले रहमी करें और दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि आज इस तरह की एक ख़बर थी। जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने देखा वो ख़बर, मैंने सोचा कि उस ख़बर को जो है मैं न्यूज़ सेशन में शामिल करूँगी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि ज़रूर इस ख़बर को जो है वो आगाज़ में ही शामिल करना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ दैट? ये ख़बर कुछ इस तरह से है कि कराची का एक एरिया है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था और वो हलाक हो गया, जिसको कहना चाहिए तशद्दुद के बाइस। और ये इशू इस तरीके से था कि उसकी जो माँ थी, उसकी ये दूसरी शादी थी और जो बच्चा था वो पहले शौहर से बच्चा था, जिस वजह से जो है वो उसकी माँ ने जब दूसरी शादी की तो उस बच्चे को साथ रखा हुआ था। और उनके जो पड़ोसी हैं वो ये बात करते थे कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सामने आती थी कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और बच्चे को बहुत मारा पीटा जाता है। फाइनली वो बच्चा जब हलाक हुआ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ये बात सामने आई कि हाँ, माँ बाप ने कहा कि उसके मरने से पहले, यानी उसके हलाक होने से पहले उस पर तशद्दुद किया गया है। अच्छा, अब दोनों जो वालिदैन थे वो एक दूसरे पर ये डाल रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो सोचने वाली बात ये है कि एक तो बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर, बच्चों के साथ इस तरह का कोई भी जो इंसिडेंट होता है या बच्चों के साथ इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। और ऊपर से फिर माँ का क्या रुतबा होता है? सगी माँ होने के बावजूद भी वो औरत अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी और वो बच्चा दुनिया से चला गया। तो आप सोचें कि इस तरह के लोग जो हैं वो भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ऑल्दो सारी माएँ जो होती हैं, माएँ सबकी सांझी होती हैं, सब माँओं को अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन उन बच्चों की आप किस्मत देखें या उस माँ की बदकिस्मती देखें या पता नहीं क्या, अपने बच्चों से प्यार करें और दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें। दुनिया की कोई भी खुशी के लिए अपने बच्चों की को मारपीट ना करें, आप उन्हें प्यार से समझा लें। अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो थोड़ा बहुत आप उनके साथ जो कर सकते हो ज़ोर ज़बरदस्ती करें, बट प्लीज़ डोंट लीव योर किड्स फॉर एनीवन, क्योंकि बाद में फिर यही होता है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हैं या आप जिस पार्टनर के साथ दूसरी बार तीसरी बार मुंसलिक हो रहे हैं तो फिर वो रिश्ता बहुत देखभाल के बनाएं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन सा ख़ास दिन है जो कि दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा जी, हम रोज़ाना आपको बताते हैं कि जी आज ये इम्पॉर्टेंट डे है, लेकिन आज का दिन वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो आज दुनिया भर में मलेरिया के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा जी, ये दिन जो है बड़ा स्पेशल इसलिए है कि आज के दिन ओवरऑल अगर हम अप्रैल के हवाले से बात करें ना, तो ये पूरा जो मंथ होता है ना, ये पूरा मंथ ही बहुत स्पेशल रहता है इन तमाम अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से। लेकिन 30 तारीख तक
इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के हवाले से भी ये जो डेज़ हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन आज का दिन ख़ास है मलेरिया के हवाले से। मलेरिया का ये आलमी दिन है जिस दिन इस बात की अहमियत को उजागर करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना है। और किस तरीके से आप अपना इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रख सकते हैं जी, आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी होती है। नॉट ओनली मलेरिया, आपने हर जो है वो जरासीम से, बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए क्लीनलीनेस का, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अपने इर्द गिर्द को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बड़ा साफ़ सुथरा रखना होता है। इसके अलावा लोगों में ये अवेयरनेस देनी होती है कि जी आप स्प्रे करें, मच्छरदानियाँ लगाएं, गंदे डस्टबिन अपने घर में ना रखें। अगर आपने रखे हुए हैं तो हर 6 घंटे बाद, हर 5 घंटे बाद अपना जो डस्टबिन है अगर वो भर गया है तो ज़रूर उसको शॉपर में लेके आप फेंक दें कचरा, और फिर दूसरा डस्टबिन मतलब दूसरी शॉपर चढ़ाएं, और फिर डस्टबिन को जो है गंदा ना रखें। वॉशरूम्स अपने साफ़ रखें, अपना घर साफ़ रखें, और बाहर अगर जब हम निकलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम तर मामलात को जो है जो सफाई के मामलात होते हैं, शहर की सफाई के मामलात होते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखें। लेकिन हम अपने घरों तक और घर के बाहर तक जो हम कूड़ा रखते हैं वहाँ तक, और हमारी गली की जो सफाई की ज़िम्मेदारी होती है वो समहाउ हर उस इंडिविजुअल पर जो होती है लागू होती है कि जिसके घर के सामने वो एरिया होता है। तो अगर सब अपने अपने घर का वो एरिया साफ़ रखेंगे तो वो पूरी गली जो है एटलीस्ट वो तो साफ़ होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि गली के कॉर्नर पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो मलेरिया के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि इससे बचाव का ये दिन है, आगाही का ये दिन है। अच्छा, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से पैदा होती है। मलेरिया एक मुताती बीमारी है जो कि एनोफिलीज़ मच्छर के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी का बायस प्लाज्मोडेम नामी पैरासाइट होता है जो मच्छर के कांटे से इंसानी खून में शामिल हो जाता है। मलेरिया की आम अलामात में बुखार है, सर दर्द है, पसीना आना है, जिस्म दर्द है और कमज़ोरी वगैरह जो है वो शामिल है। और ये बीमारी जो है तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा पाई जाती है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर सफाई के इंतज़ामात नहीं होते। तो इसी वजह से इसी के मुताबिक जो है WHO ने जो ये एक इदारा है उसकी जानिब से जो है ख़ास कर SOPs जारी की जाती हैं। आलमी इदारा सेहत हर साल लाखों जानों के हवाले से जो है वो अवेयरनेस दे रहा होता है कि भाई ये किस तरीके से आपने अपने आप को महफूज रखना है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से अपने आप को महफूज रखना है, तो ये तो हो गए मलेरिया के हवाले से बातें। अब आ जाते हैं हम कि मलेरिया तो हो गया, ये बताएं अपना हाजमा जो है उसको कैसे ठीक रखना है। इसके लिए है शुमाइला का टोटका, और शुमाइला हमें क्या बता रही हैं। शुमाइला कह रही हैं कि रोज़ाना खाने के बाद 2 लौंग जो है वो आपने चबा लेनी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कहा है इन्होंने कि ये न सिर्फ हाजमे को बेहतर बनाता है बल्कि मैदे की गैस, अफारा और भारीपन को भी कम करता है। अच्छा, फिर एक और इसका तरीका जो है वो इन्होंने बताया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमें हमारी आसानी के लिए, हाजमे के लिए, कि 1 कप पानी में 2 से 3 लौंग डालकर उबाल लें और फिर उसको थोड़ा 5 मिनट तक पकने दें, फिर छान कर नीम गर्म पानी पी लें। और फिर ये कहवा खाने के बाद पीने से हाजमा तेज़ होता है और मैदे में भी सुकून रहता है। तो ये तो जनाब हो गए हाजमे के हवाले से बातें, टोटका। अब हम आ जाते हैं जी सेल कहाँ कहाँ लगी हुई है। अच्छा, सेल कहाँ कहाँ लगी हुई है? सेल है खाड़ी पे। खाड़ी पे कितनी % ऑफ है? खाड़ी पे है जी 70% ऑफ। ओके, इसके बाद जो है वो सेल 40% ऑफ है लाइमलाइट पे। तो ये तो हो गई सेल, यू कैन गो एंड चेक आउट एंड ऑल्सो बाय दीज क्लोथ्स। अच्छा जी, अब आलमी मार्केट में सोने के क्या प्राइजेस हैं? आलमी मार्केट में सोने के जो प्राइजेस हैं वो हैं जी, इस्तेहकाम आ गया। अच्छा जी, बड़ा बैलेंस आ गया आलमी मार्केट में। तो सोने की कीमतों के हवाले से आलमी मार्केट में सोना $3,338 फ़ी औंस पर बरकरार है। 1 तोला सोना 3,52,000 रुपये पर ही बरकरार है। 10 ग्राम सोना भी 3,01,783 रुपये पर बरकरार है और 1 तोला चांदी भी 3,457 रुपये पर बरकरार है। अब साथ साथ जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कीमतें और प्राइजेस। ग्रॉसरी के बारे में बात करते हैं ना, हमारा जो ग्रॉसरी सेगमेंट है उसमें हमारे पास दालें होती हैं और मटन और चिकन। तो मटन और चिकन जो है, मटन है 2,000 रुपये, अंडे हैं जी 260 रुपये दर्जन। अच्छा, उसके बाद जो चिकन है वो है 650, और फिर हमारे पास बीफ बछिया का जो गोश्त है वो हमारे पास क्या है, वो है 1150 रुपये। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि पॉपअप हो रहे होंगे रेट्स। ये है जी 2,000 रुपये आपका मटन, फिर अंडे तो 260,
चिकन 650 और बीफ बचिया जो है वो है 1150। अच्छा, अब दालें, अगर आपने आज दाल पकानी है, वैसे आज जुमे का दिन आप दाल पकाएंगे या बिरयानी पकाएंगे? ज़्यादातर घरों में जो है जुमे को बिरयानी पकड़ी होती है, लेकिन अगर आपने दाल पकानी है तो रेट्स हैं जी। जो दाल माश है वो है 405 और रिटेल प्राइस है 425। मूंग की जो दाल है उसके प्राइसेस हैं 310। फिर मसूर की जो दाल है उसके प्राइस हैं 250। फिर दाल चना जो है उसके प्राइस हैं 340। फिर काबली चना जो है उसके प्राइस है 310। तो ये तो हो गए दालों के प्राइसेस। अच्छा, डू वी हैव करेंसी रेट्स ऑन बिज? अगर हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हम आपको जो है वो बताएंगे कि हमारे पास जो आज माल का हाल है, यानी जो हमारी करेंसी रेट्स हैं वो कैसे हैं, वो क्या हैं और उनकी क्या क्या जो है वो स्टेटस है। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे। मौसम का हाल भी आपके साथ में शेयर करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि जी जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो क्या है। तो माल का हाल आ गया है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 176, कैनेडियन डॉलर है 201 और फिर यूरो जो है वो है 321 एंड वी हैव यूके पाउंड 373। फिर हमारे पास सऊदी रियाल 75, फिर स्विस फ्रैंक 317, दैन वी हैव यूएस डॉलर्स 262। तो ये तो जनाब है हमारे पास माल का हाल। आज मौसम कैसा रहेगा दिन भर, 1 बजे क्या सेंटीग्रेड होगा, 11 बजे क्या सेंटीग्रेड होगा, 12 बजे मौसम का हाल कैसा रहेगा और 2 बजे क्या कुछ रहेगा, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करेंगे। वैसे मौसम जो है वो है शदीद तरीन गर्म और आज पूरा दिन की जो अपडेट्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि 11 बजे 34 सेंटीग्रेड, 12 बजे 36 सेंटीग्रेड, 1 बजे 37 सेंटीग्रेड और 2 बजे 38 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम रहेगा। और कराची में जो हीट वेव है जिसके बारे में एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो भाई ये इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। कि आपने कल जो हमारा शो देखा था उसमें भी हम आपको बता रहे थे। अच्छा, वी हैव ऑल्सो वेजिटेबल प्राइजेस। टमाटर आ गया है जी, टमाटर जो है वो 40 रुपये, आलू जो है वो 52 पर है। वी हैव लहसुन 161, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अदरक 391। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गाजर 46। फिर उसके पास हमारे पास तोरई 81। फिर क्या है जी, लौकी 46। देन वी हैव फूल गोभी 58। उसके बाद जो है खीरा है 46 एंड वी हैव भिंडी 104। उसके बाद प्याज आ गई 23। अच्छा जी, और फिर दोबारा से टमाटर ये है 40 रुपये। तो जो ये प्याज 23 रुपये है ना जनाब, ये प्याज आप ख़रीद लें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप प्याज रख के गर्मियों में बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल वर्कआउट, ये आपको लू लगने से बचाती है। अच्छा, एक और टोटका मुझे जाते जाते याद आया, और नहीं बल्कि ये टोटका मैं शेयर नहीं करती। ये टोटका जो है मैं आपसे या तो ब्रेक के बाद शेयर करूँगी या फिर मैं आपके साथ में कल शेयर करूँगी। और ये टोटका अच्छी नींद से रिलेटेड है और उसका ताल्लुक भी प्याज से है। तो जनाब ये मैंने टीज़र यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, या कल तक या आज तक। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान हैं ये जानेंगे। हियर वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने और उनके साथ हैं महराज भाई। टॉप स्टोरीज़ हमारे पास हैं और टॉप स्टोरीज़ में जो आज सबसे पहली स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर आला की केनाल तनाज़े पर एहतजाज करने वालों से धरना ख़त्म करने की अपील जो है उन्होंने की है वज़ीर आला सिंध ने। और वज़ीर आला सिंध ने केनाल्स पर एहतजाज जो कर रहे हैं उन लोगों को कहा है कि केनाल्स के ख़िलाफ़ धरना देने वालों से कहा कि मुज़ाहिरीन वफाकी हुकूमत ने सिंध का मौक़िफ़ मान लिया, मुतनाज़ केनाल्स का मनसूबा ख़त्म हो चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि मुतनाज़ केनाल मनसूबे का तनाज़ा हल हो गया है, धरना ख़त्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अशरफ भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? फाइनली ये मैटर सॉल्व हुआ और फाइनली अब जो है थिंग्स विल गो ऑन। तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाहूँगी आप बात करें। बड़ा फैसला हुआ है। हाँ। अगर देखें, क्योंकि अब जाके जो सूरत हाल थी बहुत गंभीर हो गई थी, हाईवे ब्लॉक थे 6 रोज़ से, पूरा अंदरूनी मुल्क से आपका कांटेक्ट राब्ता मुनक़ता हो गया था। सही। हज़ारों के करीब जो मतलब OICCI ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ख़त लिखा, हाँ। फिर कराची चैम्बर ने लिखा, फेडरेशन हाउस ने मुतालबा किया, फिर ऑयल टैंकर्स ने किया। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई थी सबा कि आप सोचें कि 5000 माल बरदार गाड़ियाँ, जिसमें 1000 से ज़ायद तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के जो टैंकर हैं, ऑयल टैंकर होते हैं, वो फंसे हुए थे।
और इतनी डेंजरस सिचुएशन हो गई थी, गर्मी थी, जानवर जो आ रहे थे कुर्बानी के वो फंसे हुए थे और वो ट्रकों में ही लोड थे। अब ये मुसलसल हम कराची से, क्योंकि वो सक्खर के पास आए हुए, अब यहाँ से जो अपडेट हो रही थी हम दे रहे थे 24 न्यूज़ पे, सिटी 21 पे, फिर उसके बाद नोटिस भी हुआ, लेकिन 6 दिन आपका रोज़ का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मईशत को। अब जो भी सूरत हाल है, इसको पहले भी कई बार मुतालबा किया है, अपील भी की गई है सभी जगह कि ऐसी बातें बैठ के बात की जाए, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम पे जाके सब कुछ बंद कर देना, यानी कि आपका कम्युनिकेशन रोक देना, मतलब ट्रांसपोर्ट के इन सब की, तो ये बहुत बड़ा सप्लाई चेन को तोड़ने का बहुत बड़ा असर होता है। अब यहाँ पे जो भी है, वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो के साथ, उन्होंने उनके साथ बैठे, कल बड़ा ऐलान किया, दोनों आए, कैटेगोरिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि जब तक सूबे एक पेज पे नहीं आएंगे इस मनसूबे को आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम उनको बैठा के उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे। सही। मगर ये जो सिचुएशन है, ये सब फिर वही बात है कि जुलाई में ये बात शुरू हुई थी, जुलाई 2024 में। अब हम अप्रैल ख़त्म होने जा रहा है, अप्रैल खत्म, तो इतने लंबे अरसे में तो यू हैव टू प्लान ना कि आपको क्या करना चाहिए था। सही। अब इतनी डेंजरस सिचुएशन के आप सब कुछ रुक गया था सप्लाई चेन का, क्योंकि लोग फंसे हुए थे। आपने देखी होगी फुटेज, क्या सूरत हाल थी हाईवे की, और क्योंकि आपका सिंध और पंजाब का जो राब्ता है टोटल ख़त्म हो गया था और 6-7वें रोज़ पे हम दाखिल हो रहे थे। अब इतना बड़ा पैनिक सिचुएशन जब वो खुली है रोड, और जब आएगी तो आप सोचें कि क्या होगा कि शहरों में, क्योंकि वो नॉन स्टॉप आएंगे, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के बाद, जैसे आप समझते हैं बहुत सारे लोगों को रोक दें और छोड़ें तो कैसा रश अंदर आता है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर वक्त लेंगे, यहाँ पर वक्त हुआ है एक इंस्टेंट ब्रेक का, तो कहीं नहीं चाहिएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कल हमने एक ख़बर जो है वो ब्रेक की और आपके साथ में शेयर की और आपको बताया कि इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि वैसे तो चोरी डकैती जो है वो शहर कायद में आम है, लेकिन अब बाप, बेटी और मामू, कैसा लग रहा है ये सुन के कि ये तीनों डकैती में, वारदातों में मुलव्विस हैं, और कोई बाप इतना सफाक हो गया कि जब वो वारदात करने के लिए जा रहा है तो साथ में बाइक पे उसकी बेटी भी मौजूद है। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने सोचा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इसका क्या बैकग्राउंड था, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फैजुल हसन साहब मौजूद हैं, जो कि SHO हैं न्यू कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है सर। कल जब ये खबर सामने आई तो लिटरली हम, महराज भाई यहाँ पर थे, हमारे करस्पॉन्डेंट यहाँ पर मौजूद थे, तो हम लोग हैरान इस बात पर हो रहे थे कि एक तो ठीक है वैसे ही चोरी डकैती यहाँ पर होती है, लेकिन ये मामला क्या था, किस तरफ जा रहा है हमारा मुआशरा कि बाप और बेटी बाइक पर बैठे हुए थे और वो वारदात कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तकरीबन अप्रैल की 14 थी और सुबह का 4-4:15 बजे का टाइम था कि एक इंसिडेंट होता है हमारे न्यू कराची के एरिया में। जी। वो एक बिजनेसमैन अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे थे गली में। अच्छा। एक मोटरसाइकिल पे जो है वो 2 लड़के और एक खातून होती हैं। अच्छा। और वो बाइक उसकी स्नैच करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, चूँकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमें फजर तक जागना पड़ता है। अच्छा अच्छा, सही। कुछ एरियाज हैं ऐसे, तो खबर मिलती है, हम वहाँ जाते हैं, CCTV कैमरा चेक करते हैं, उनसे मिलते हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है बहुत हाइपर थे, उनकी एक चीज़ गई है, उनका राइट है, खैर वो CCTV वगैरह जो है वो कलेक्ट करना था। फिर हमारे SSP मोहतरम निशान शफीक सिद्दीकी साहब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP हैं, उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर CCTV कैमराज हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, जो भी, अच्छा ग्रेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जी जी, ये बिल्कुल ग्राउंड रिलेटिव है इस चीज़ की कि हर 8-8 घंटे की उन्होंने टीम बनाई हुई कि कोई भी इंसिडेंट हो तो वहाँ पूरी टीम पहुँचे और CCTV कैमरा चेक करे, फिर उसको एनालाइज करे। देन ये कि ये हमें हमारी टेक्निकल बुनियादों पे SSP साहब की हिदायत पर वो हमने उसको पिक किया। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसकी अपनी बेटी, सगी बेटी, सगी बेटी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि सौतेली है, 10 चीज़ें, लेकिन अपनी बेटी, और फिर साथ मामू भी साथ। फिर हमने उनको, मतलब पूरी फैमिली एक तरीके से इन्वॉल्व हो गई ना उसमें, कि मामू भी, बाप भी, बेटी भी। अच्छा, फिर उसको हमने गिरफ्तार किया तो सजानी से वो मोटरसाइकिल छीनी हुई थी, वो उस पर था। उसका जो मामू है वो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी, वो मुख्तलिफ PS में बंद हो चुका है। अच्छा, ये कहना कि जी हमारे यहाँ के जी जुर्म की जो सिचुएशन है कि जी भूख है और ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने वो बना लिए, प्रैक्टिस बना लिए कि इजी टारगेट है, लिया, बेचा, फिर वो
खोल के बेचें या कबाड़ में बेचें या किसी और को दे दें। जी तो ये हैबिचुअल क्राइम्स है और इसको हमने पकड़ा है और मुख्तलिफ काफ़ी एरियाज़ की जहाँ सर मोटरसाइकिल। कल हम पैकेज में देख रहे थे कि वो बंदा भी जो है वो बात कर रहा था और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, आपने जब उसको पकड़ा उसने क्या आपको रीज़न दी, क्या बताया उसने? क्योंकि वो समहाउ ये कह रहा था कि मैं अब अपनी बेटी को नहीं जो है ना इस वारदात में शामिल करूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं सुधर गया हूँ, क्या वो बयान दे रहा था उस टाइम पर? देखिए जी, माशाल्लाह काफ़ी चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया है सही। और मैंने कुछ चैनल्स पे ये भी कहा है कि मैंने तो आपके सामने बैठा हूँ, आपको जो पूछना है आप पूछ लेना। सही। तो उसने ये कि जी 4 वारदातें मैंने अपनी बेटी के साथ किया है, वो एक इजी टारगेट। गॉड, 4 वारदातें। जी, इजी टारगेट है, कोई रोकता नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम फैमिली के साथ रोकते हैं, हमारे पास एज़ पर डायरेक्शन CCPO साहब, हमारे DIG साहब, SSP साहब, फीमेल हमारे साथ होती है, 24 आवर्स होती है। अच्छा, ठीक है, सही ताकि अगर किसी को रोकना हो, सस्पेक्ट हो, तो हम उसको चेक कर सकें। सही अब इसी तरह से कोई नॉर्मल फैमिली जा रही हो और हमें कोई शक पड़े, हाँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, सही तो ज़ाहिर है फिर वो हमें फेस करना पड़ता है। सही तो ये एक बड़ा इजी टारगेट होता है कि बच्चा बैठा लो या लेडीज़ बैठा लो, और वो भी सगी बेटी, सगी बेटी, बिल्कुल जो कि सही। ज़ाहिर है बिन्त हवा की जो हिस्ट्री है वो ये नहीं है। बिल्कुल बेटियां जो हैं वो तो हमारे हुजूर ने प्यार किया, आपकी बिल्कुल, 4 बेटियां थी। बिल्कुल। बेटियों का या माँ का या बहन का एक मकाम है, बिल्कुल लेकिन उस मकाम को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल मुआशरा किस तरफ जा रहा है और जिस तरह की वारदातें सामने आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की जानिब से इंस्टेंट रिस्पांस दिया गया। और जब थोड़ा सा बताएं कि जब आपको पता चला, जब ये वीडियो सामने आई या आपको ये खबर पता लगी, तो आपने किस तरीके से इसका रिस्पांस दिया और कैसे फिर आपने जो है पकड़ा इनको जाके? अच्छा, वो असल में मोबाइल फ़ोन्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जी। हमें ट्रेस करती है। ये हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी जी है। तो लेगिट्यूड लॉगिट्यूड जो है वो हम वहाँ पे जियो फेंसिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे SSP ज़िशान शफीक सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने पूरा हर चीज़ को एक मॉनिटरिंग की हुई एक सिस्टम बनाया हुआ है राइट। कि अगर मेरी जो ड्यूटी है वो है, लेकिन आप दूसरों की ड्यूटी है उसमें। अब जब हमने इसको लिया है तो इसने कहा कि जी मैं अपने वालिद साहब के साथ पहली मरतबा गई थी, मुझे झूठ बोल के लेके गए। अच्छा। अब सगा मामू भी हो हाँ और यानी वालिद भी हो, तो अगर देखा जाए तो उस लड़की के साथ तो उसकी माँ की भी शेल्टर है, क्योंकि मामू ज़ाहिर है मदर के बिल्कुल, वो भाई हैं भाई हैं। उनकी, हाँ इधर वालिद है, वालिद हैं, हाँ। तो उसको एडवांटेज। अच्छा, लड़की ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये वारदात करने के लिए जा रहे हैं, मुझे ये अपने साथ लेके गए थे, ये उसने कहा? ये उसने कहा ज़रूर है। हाँ। अमूमन ऐसा होता है कि आप किसी को पकड़ें तो वो कहते हैं मेरी पहली वारदात है। अच्छा ठीक है, फिर हमारे यहाँ एक सिलसिला है CRO, हम थम लगाते हैं, सारी हिस्ट्री आ जाती है। सही। ठीक है, क्रिमिनल जो भी सिचुएशन है वो आ जाती है। और उसका फादर हर चैनल पे उसने यही बात बताई है, और जो फैक्ट है कि जी 4 वारदातों में मेरे साथ था, मेरे साथ थी। सही। ये रात का टाइम था। हाँ अब जाहिर है कि फीमेल हो साथ, और खुदा हाँ, तो ना वो खास्ता- एक तरह का सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, लोग नहीं नहीं करते हैं। करते। ओवरऑल वो यही कहते हैं, पता नहीं कोई हो सकता है रात में अगर जा रहे हैं तो कोई, यूजुअली ये होता है ना सर कि कोई इमरजेंसी ना हो, कि कोई किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो भी इस तरीके से जा रहे हैं। सर ये तो एक वारदात हुई जिसमें इस तरह का ये पूरी खानदान की इन्वॉल्वमेंट के मामू, फिर सगा बाप, बेटी। जब हम लोग ये फुटेज देख रहे थे ना सर, तो ऐसा लग रहा था कि यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में भी ये हो रहा है। रिश्तों का एहतराम अब बस यहाँ तक रह गया। इनफैक्ट इसके बाद जो है इस तरह की कई वारदातें जो है वो सामने आ रही होती हैं और इस तरह की कई चीज़ें हो रही होती हैं। आप क्योंकि खुद ये चीज़ें देख रहे होते हैं, आपके पास खुद कितने सारे रिपोर्ट्स आ रहे होते हैं इस हवाले से, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सर आप देखें शहर कायद में स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और शहर कायद में जिस तरह के मामलात हैं वो उसको आप बेहतर तौर पर जानते हैं। पुलिस और आवाम का ताल्लुक कैसे बेहतर बने कि वो फ़ौरन आए और फ़ौरन जाएं, वो कहते ठीक है पुलिस हमारे लिए, हमने फ़ौरन जाना है पुलिस स्टेशन में, फ़ौरन से रिपोर्ट करनी है, इंस्टेंट रिएक्शन होगा। बट लोग सर ये नहीं कर पाते, लोग समहाउ आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल एक अच्छा सवाल है आपका कि सबसे पहले कि हमारे मोहतरम CCPO साहब और मोहतरम IG साहब की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि आप पुलिस स्टेशन ना जाएं रिपोर्ट कराने के लिए। अच्छा। बिल्कुल ना जाएं। आप ऑनलाइन मोबाइल से ऐप है हमारी, उसमें आप कंप्लेन दर्ज करें, FIR आपके घर पर आएगी। हाँ। आप ऑनलाइन शिकायत करें। हाँ। आपके पास 15 है, वो हाँ। आपको रिस्पांस देती है। सही। ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम थाने पे जा रहे हैं, हमारी FIR नहीं कट रही। राइट। ठीक। जी जी हाँ सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं इस हवाले अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जी, हर पुलिस स्टेशन पे से। जी। हमारे हाई एप्स ने कैमराज लगाए हुए हैं।
और वो कैमराज जो है वो भी मॉनिटरिंग हो रही है, सही, कौन आ रहा है कौन कौन जा जा रहा रहा है, है। हाँ। ठीक है, इसी तरह से मॉडल पुलिस स्टेशन बने जिसकी सही। कई मिसालें हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद में हाँ। हमारा मॉडल स्टेशन बना है, हाँ। उसमें बिल्कुल जस्ट लाइक दिस बैंक का सिलसिला है कि आपने सही। कंप्लेन दर्ज करानी है, FIR करानी है, बाइक का इशू है, हाँ। कोई डोमेस्टिक इशू है, कोई रेंट का इशू है, कोई तो वो ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हाँ। हैं। और वहाँ पे स्लिप रखी हुई है, आप पुश करें। जैसे आप बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट हाँ। करना है, कैश लेना है, कोई बिल यूटिलिटी बिल्स सही। है। चलें सर, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप ऑनलाइन भी जो है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जो है इस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। और जब पुलिस हमारी इतना एक्टिवली काम करती है और इस तरीके से इन क्रिमिनल्स को पकड़ती है तो बिल्कुल बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो कराची की पुलिस है वो भी इतनी एक्टिव है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू है और वो है ट्रैफिक का। और इस हवाले से आज हमारे साथ हैं DIG ट्रैफिक। तो बस आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। थोड़ी सी देर में हम वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। सही सर, अब जिस तरीके से हमारे यहाँ कराची में ट्रैफिक के मामलात हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम होता है। रोज़ाना अननेसेसरली न्यूज़ आ रही होती है कि जी आप जौहर की तरफ ट्रैफिक जैम हो गया, जी गुलशन में ट्रैफिक जैम हो गया, अभी आप वहाँ से गुजरे 1 घंटे बाद हैदरी पे 5 स्टार चौरंगी पे ट्रैफिक जैम हो गया। एक तो मुझे ये रीज़न बताएं कि ये होता क्या है और फिर ये सॉल्व होने में भी कई कई घंटे लग जाते हैं। मैं खुद 3-3 घंटे उस ट्रैफिक के अंदर स्टक होती हूँ। मैं अशरफ भाई को, हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, उनको मैं बता रही होती हूँ। अशरफ भाई को मैं कहती हूँ, अशरफ भाई प्लीज़ आप न्यूज़ चलाएं, हम लोग यहाँ स्टक हैं, यहाँ ट्रैफिक जैम है। सर थोड़ा सा इस सूरत हाल के बारे में बताएं, ये कब तक हम बर्दाश्त करें और ये मसला कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले तो आपके लिए लाजमी है ना 1915, ये नंबर आप याद रखें। अच्छा। जहाँ भी आप ट्रैफिक में स्टक हों, हाँ। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कॉल 1915। वो हमारी सही। ट्रैफिक की हॉटलाइन है। सही। और वो फिर जो भी मसला होगा उसको फौरी तौर पे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये नंबर आप 1। देखें सर ने बताया नंबर 1915। तो कोई भी कराची हाइट, कोई भी शहरी अगर ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाए तो 1915 आपने अपने नंबर से डायल करना है और आपने बता देना है कि जी यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। सर कितनी देर में इशू रिजॉल्व हो जाएगा? अच्छा, अब आते हैं इशू के ऊपर। हाँ, देखें, सही। इश्यूज जो है ना, जो ट्रैफिक कंजेशन के हैं, जी। वो 2 तरह के होते हैं। सही। एक होता है ट्रैफिक की अपनी ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक का कंजेस्ट होना। जी। उसमें कुछ ऐसी हमारी व्हीकल्स हैं जैसे चिंगची रिक्शा हैं, हाँ। या मिनी बसेज हैं, जी। इनका डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। लाइक वी हैव टू डिसिप्लिन देम। सही। ये जो इंटरसेक्शंस होती है ना, उसके कम से कम 50 मीटर तक ना आपको ठेला अलाउ करना है, हाँ। ना आपने पार्किंग अलाउ करनी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसकी मर्ज़ी आती है इंटरसेक्शन पे वैसे ब्रेक मारता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम फौरी तौर पे जहाँ जहाँ से भी हमें इतलात आती हैं, हम फौरी एक्शन करते हैं, उनको हैवी फ़ाइन करते हैं, उनकी चीज़ों को ज़ब्त करते हैं। फिर अभी हम कैमरे ला रहे हैं जो कि हर इंटरसेक्शन पे हम लगाएंगे और वो स्मार्टली मॉनिटर करेंगे, आपके बताने की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी, एंड देन द एक्शन विल बी टेकन। दूसरा इशू जो होता है ना इसके अंदर, वो होता है सड़कों की इनहेरेंट डिज़ाइन की वजह से। सही। जैसे कि अब शाहराह फैसल है, जब आप अवारी से स्टार्ट लेते हैं तो ये 3 रोया है। जब अगर आप जा रहे हैं एयरपोर्ट, राइट। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं आप, जैसे KPO वाला ऑफिस है हमारा, वहाँ 4 रोया हो जाती है, तो अच्छी बात है, खुल गई। लेकिन थोड़ा और आगे जाते हैं बलोच पे तो फिर 3 की हो जाती है। अब ये क्या होता है, जब आप 4 से 3 रोया होते हैं ना, तो फिर आपको मर्ज होना पड़ता है। जब वो मर्जिंग होती है तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी, इस तरह की काफ़ी मिसालें हैं जहाँ पर सड़कों का इनहेरेंट इंजीनियरिंग फॉल्ट है। और सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ये TA, ये जो है ना मुख्तलिफ पुश कार्ट्स और ये मुख्तलिफ बसेस का खड़े होना, ये सारा मैनेजमेंट का इशू है। ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह, उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं। जहाँ तक इंजीनियरिंग का इशू है, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अच्छा सर, ठीक है, चलें, आपने मैनेजमेंट को इस ट्रैफिक वाले इशू से अलग कर दिया। इफ़ वी विल टेक ओनली कि आपने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो सर कई जगहों पर, कई सड़कों पर ऐसे भी हो रहा होता है कि 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो एक सड़क पे हैं, लेकिन दूसरी वाली सड़क पर कोई पूछने वाला भी नहीं है।
एक जगह से ट्रैफिक फ्लो है और वो ट्रैफिक फ्लो आपको पता है कि पीछे बहुत सारी ट्रैफिक जैम है, बट वो थोड़ा थोड़ा करके आगे वाला ट्रैफिक निकाल रहे होते हैं, एक लेन से आप ज़्यादा ट्रैफिक निकाल रहे होते हैं, क्योस क्रिएट होता है, लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर और बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ये बेहतर भी हो जाए तो बैलेंस नहीं रख पाते। नहीं देखें, अगर आप पीक आवर्स की बात कर रहे हैं हाँ। तो कराची में हमने 11 सड़कें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं सही, जिनको हम 24/7 स्पेशली पीक आवर्स, जो सही। सुबह का यानी कि किसी का अलग टाइम होता है, किसी सड़क का अलग होता है, सही। तो हमने इन सड़कों को, इन 11 सड़कों को जी। बिल्कुल हैसल फ्री करना है। सही। यहाँ से हर तरह की मूवमेंट को हमने स्मूथ करना है। सही। यहाँ पे मुख्तलिफ जो छोटी गाड़ियाँ हैं, चिंची रक्शे वगैरह, उनका बैन मूवमेंट को बैन करना है। सही। ये हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप राशिद मिनास रोड को देखें, शहीद मिल्लत रोड को देखें, शारा फैसल को देखें, शेरशाह सूरी रोड चलें है, सर, ये तो मेगा शाहरा है ना, ये हो गई, बाकी क्या स्टार्ट करें? लेना, बाकी देखें ना, हाँ, वी हैव टू हाँ, टेक अ हाँ। स्टार्ट। असल अगर मसला तो आपको एकदम पता से है, आप कंप्लेन कहाँ से पूरे- आती है, पूरा आपको picture नॉर्थ देना। से आती है, आपको बिल्कुल नहीं, उसमें है ना। मेन स्पॉट से आती है आपको कि अब देखें, यहाँ अभी- पर ट्रैफिक जैम है। सदर में आप हालात देखें, अगर आप 5 स्टार चौरंगी पे आएँ और रात में अगर आप सैटरडे वाले दिन, कल सैटरडे 5 स्टार चौरंगी पे जितने बैंक्वेट्स हैं या फिर सखी हसन की तरफ जितने बैंक्वेट्स हैं, आप वहाँ जाएं, अगर कोई जा रहा है अपने घर पे, उसका जाना मुश्किल है। सारे साइड्स के ऊपर ट्रैफिक जैम, ये वाली लेन भी जैम, ये वाली लेन भी जैम, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई और नहीं, कोई देखें वहाँ ना, पर issues नहीं तो कर हैं, रहा होता। देखें इश्यूज तो हैं, उनको रिजॉल्व करना है, हमने मिलकर करना है। अब शादी हॉल अगर क्योंकि एक लोग रोड तो के ऊपर यूजुअली यही बात 50-50 करते हैं कि हैं, भाई ट्रैफिक अगर जैम होगा तो इन एरियाज में होगा, हाँ ठीक है, शारा फैसल पर तो फ्लो बेहतर ही होगा, हाँ ठीक है, बड़ी शाराओं पर तो मेगा शाराओं पर तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर ही होगी, लेकिन स्टार्ट सर तो देखें ना, हमने लेना है। हाँ। हमने 11 सड़कों से स्टार्ट लिया। सही। अब नेक्स्ट फेज में हमारी 5 शाराएं या सही। सड़कें हैं, तो वो नेक्स्ट फेज में यानी कि इसका जब फ्लो बेहतर होगा, जी। हमारे देखें ना, एनर्जीज तो हम एक वक्त में कुछ जगहों पे लगा सकते हैं। अगर हर जगह पर हमने एक तरह का एक्शन शुरू किया तो फिर वो एक्शन ना करने के मुतरादिफ होगा। सही। तो आपने इस हवाले से कुछ क्रैकडाउन्स, कुछ एसओपीज वगैरह भी जारी की हुई हैं, व्हाट जी आर हाँ। दीज? वो देखें, एक तो है एक्सीडेंट का मैटर, उस हवाले से तो हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे गए हुए हैं। उसमें हमने डंपर्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, उनके अंदर हम लाजमी तौर पर ट्रैकर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। उनके अंदर हम अच्छा। डैश कैम्स लगवा रहे हैं, मॉनिटर बिहेवियर को मॉनिटर करने के कैमरे लगा रहे हैं, ड्राइवरों की डोप टेस्ट करवा रहे हैं। तो अच्छा। इस तरह से ये बड़ी जो ट्रैफिक है हमारी, जो एक्सीडेंट का बायस बनती है, तो उसको हम डिसिप्लिन कर रहे हैं। ये जो हैवी ट्रॉलर, हैवी टैंकर, अगर कोई शहरी, इनफैक्ट अगर मैं, हम सब में से कोई भी अपने एरिया में उन टाइमिंग्स के ऊपर, जो स्कूल टाइम है, जो रैंडम टाइम है, आम शहरियों के आने जाने के टाइम है, अगर उन टाइमिंग्स पर हम कोई बड़ा हैवी ट्रॉलर, कोई इस तरह से कोई देखते हैं हैवी, कोई भी ऐसी गाड़ी, तो क्या किसको कंप्लेन करें सर, किसको देखें, बताएं? वो तो नंबर मैंने आपको बता हाँ। दिया, लेकिन हाँ। कराची जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह से ग्रो कर गया है कि जी। इसके अंदर 6 इंडस्ट्रियल जोन्स आ गए हैं। सही। अब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इनका आना जाना 24 घंटे अलाउड है। लाइक आप देखें, साइट का एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी का सर एरिया, रिहायशी इलाकों में नॉर्थ भी बड़े कराची। बड़े पानी के टैंकर आ रहे होते हैं, जो नहीं, कि पानी लोगों को देखें ना। बात वही आती है ना कि लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं गलियों में, शाम को टैंकर आ रहे होते हैं और इतनी स्पीड में होते हैं कि कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। देखें, मतलब कुछ मंथ में एक न्यूज़ ऐसी जरूर आ रही होती है कि किसी ट्रॉलर ने जो है वो मियाँ बीवी को हिट कर दिया, वो जा रहे थे बेचारे बाइक वाले, किसी ने रक्शे वाले को हिट कर दिया। सर ये जो ट्रैफिक, ये भी तो ट्रैफिक के ज़िम्मे में आता है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सेंस खुद भी होनी चाहिए, अगर उनमें सेंस नहीं तो आप उनकी रोकथाम के लिए, आप उनको सेंस देने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या लेकिन इसमें हमें बाइफरकेट करना होगा। हाँ। 2 किस्म की गाड़ियाँ हैं, सही। एक वो है जो गुड्स लोड कर रही हैं, एक हाँ। जो एसेंशियल कमोडिटी जिसमें पानी शामिल है। सही। पानी को 24 घंटे अलाउड है, अच्छा, नंबर 1। सही। हाँ, उसकी जो ओवर स्पीडिंग है वो चेक हो रही है हाँ। उसके ट्रैकर के जरिए। सही। अब अगर कोई ओवर स्पीड करेगा, वैसे तो रोड पे खड़े होकर आप कितने टैंकर्स की स्पीड को चेक करेंगे, सही। लेकिन अगर उनका ट्रैकर आपके पास होगा और वो ओवर स्पीड करेगा, 30 किलोमीटर फी घंटे के ज़्यादा जाएगा, हाँ। तो वो फौरी तौर पे फ़ाइन हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से वो डिसिप्लिन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये पानी का टैंकर रात को ही चले, हाँ। तो वो तो फिर पानी की नहीं सर, किल्लत पानी शुरू का हो जानी टैंकर है। चल जाए ना, क्योंकि आपको पता है कराची के शहरी फिर पानी कैसे पियेंगे, पानी तो यहाँ आता ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वो बोले हाँ, बिल्कुल वेलकम आपका। मगर ये देखा जाए, मैं तो एक हैरान हूँ सर, हुआ था हादसा शारा फैसल पे। जी हाँ, जी हाँ। डंपर ने, मतलब मैं तो सादा सा गरीब सा आदमी हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ तो डंपर वाला चढ़ा दे, 17 लोगों की कीमती जाने गई, वो उनसे नहीं हुआ, ना पकड़ा गया। आपका ट्रैफिक पुलिस की जो मोबाइल थी शारा फैसल पे, वो रोकने के लिए हाई स्पीड पे जा रहा था, तो रोका, वो उसको साइड में लेकर आया शारा फैसल मेन, और उसने उसको हिट किया, वो गायब हो गए।
अब वो वायरलेस सिस्टम ये सब, वो ड्राइवर को कुछ हो जाए, वर्दी में उसको कुछ हो, मतलब खुदा न खासा कुछ हो जाता, जी हाँ, आम आदमी के साथ वो क्या, वो जब पुलिस वर्दी वाले से नहीं डर रहा है तो क्या होगा। अब ये आपको दिखाऊं, मैं एक फुटेज चल रही है हमारे यहाँ, जी जी आपने 1915 बताया, मैंने पुलिस सबसे राब्ते में, आप देखिएगा यहाँ पे 13D से यासीनाबाद जा रहे हैं, आजकल पेपर हो रहे हैं सर। अब पेपर के टाइम पे एक वो तरक्याती काम हो रहा है, यानी ड्रेन वाटर का यासीनाबाद से आगे तक। अब वो एक उसका मुआहदा होता है, इसमें DC सेंट्रल भी मिले हुए हैं, तला सलीम साहब भी, बाकी लोग भी, ट्रैफिक पुलिस को, सब लेवल पे मैंने कह दिया। यकीन करें एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। आमने सामने गाड़ी, ये देखें, ये रात का है, जी जी ये कल रात की वीडियो दिखा रहा हूं। मैं अपने घर जाते हुए आधा घंटा 3 मिनट की वॉक डिस्टेंस आ रहा था, आधा घंटे तक फंसा रहा, एक ट्रैफिक पुलिस आमने सामने गाड़ी, एक ट्रैक बंद कर दिया, अगर आप देखेंगे बिल्कुल ये, और पूरा गड़ा खोल के मेन लेफ्ट साइड की जो जाने वाली रोड है उन्होंने रोक दी है, यासीनाबाद। अगर आप हेड हैं, आपको नहीं बताया गया है कैसे काम कर रहे हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की वॉल्यूशन है। वहाँ कोई सेफ्टी प्रोसीजर आप मुआहदा करते हैं, ये लॉ है, पेपरा कवानीन। कहीं पे भी कोई तरक्याती काम होगा चलती हुई रोड पे, तो आप बताएंगे कितने दिन के लिए बंद करेंगे, कितने दिन के आवाम की सेफ्टी के लिए कोन्स वगैरह सारी वो कॉशंस जारी करेंगे। पैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन ना DC सेंट्रल, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो तला सलीम साहब उन तक वहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन उन तक वो तरक्याती काम के अपने गुण गा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी ट्रैफिक पुलिस को एज अ खुद हाई लेवल तक कह दिए, तो पब्लिक तो आमने सामने खड़ी पेपर के लिए सर, वहाँ जाने के लिए पेपर, स्कूल के टाइमिंग में 3 टाइमिंग है, सुबह एक स्कूल जाते हुए, पेपर जाते हुए, फिर छुट्टी होती है 12 से 3, फिर शाम को जब घर जाने, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती, नहीं है। अब इस पे क्या करेंगे, इस तरीके शहर में तो सब जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। देखिए ना, अब जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसमें तो नेचुरली कंट्रोल में वो नहीं है। ये वक्ती तौर पर तकलीफ तो बड़ी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब ये हो जाएंगे, गवर्नमेंट की सोच यही होगी कि इम्प्रूवमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बाकी वो कॉशन, वो मेजर्स जैसे आपने कहा कि प्रॉपर उसकी एक सर्विस रोड बने, कोन्स लगें, डाइवर्जन हो, वो मे बी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ना हुआ, बिकॉज मेरी तो नॉलेज में अभी ये आई है बात। बाकी जो है जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, वो इस तरह से नहीं है कि आप हर जगह पर बहुत ज़्यादा नफरी हम दे सकें, लेकिन जिस जैसे ये जैसे मसला नफरी का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास क्या नफरी कम है, क्या इशू क्या है? यही बात करना चाहता है। ये बताएं अपना आशा साहब, मेरे ख्याल में अनऑफिशियली 3 करोड़ के करीब कराची की आबादी है, ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रैफिक पुलिस की नफरी कितनी है? 5,500 ट्रैफिक पुलिस सरकार है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने हर चीज़ मैन्युअली करनी है ना, तो फिर ये 20,000 भी कम है। लेकिन अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली करना है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स के, आप बाहर जाते हैं, आपको कहीं पे पुलिस वाले नज़र तो नहीं आते ना, लेकिन आप डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि आपको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, टिकट आपके घर तक पहुंचता है। सही, दैट्स व्हाई यू गेट डिसिप्लिन्ड। सही। अगर हमने ऑटोमेशन में नहीं जाना, हमने इसी तरह मैन्युअली इशारों पर और रोक के हाथों से लोगों को पीछे करना है, तो फिर ये कराची डिज़र्व नहीं करता इस तरह की पुलिसिंग। अगर आपने कराची को उसका हक देना है, तो इसके अंदर आपने स्मार्ट कैमरे लाने पड़ेंगे, ऐसी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिसमें लाइसेंस आपके ट्रैफिक फ़ाइन्स, आपकी टैक्सेशन इदारे और आपके ट्रांसपोर्ट का इदारा, ये सारे एक पेज पे हों जिस पे काम हो रहा है। लाइक मैं आवाम को ये भी बताना चाहूँगा कि इस पर ना बहुत आगे तक काम हो चुका है, अभी तरामीम भी आएंगी और कैमरे भी लग रहे हैं, यानी कि आपको पता है 1300 कब तक हो जाएगा चीज़ें, ये एक्टिव कब तक हो जाएंगी, मतलब ये थोड़ा बताएं ना, तो कराची के शहरियों को थोड़ा खबर तो मिले कि भाई होने जा रहा है, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर, कैमरे भी लग रहे हैं, ट्रैकर भी लग रहे हैं, अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लाइक देखें ना, 3 मंथ्स का टाइम हमने दिया है सारी गाड़ियों को, ठीक, और तकरीबन 1 महीना हो चुका है। काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। रही बात स्मार्ट कैमरास की, तो वो जून तक फर्स्ट फेज़ है हमारा, उसके अंदर 300 साइट्स के ऊपर 1300 कैमरे लग रहे हैं। सही। और उसके अंदर हम इस तरह के स्मार्ट कैमरे लगा रहे हैं कि जिससे ना सिर्फ ये कि गाड़ी को वो डिटेक्ट करके उसकी ओनरशिप को निकालेगा, बल्कि जो बंदा चला रहा होगा उसकी भी फेशियल डिटेक्शन जो है वो करके हमें बताएगा कि ये बंदा कौन चला रहा है।
तो सही। जैसे आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, Things will get better, अगर सही, हालात सही, और सही। आपके जी। वाकयात इतने ख़राब हों और हाँ। ओवरनाइट आप एक्सपेक्ट करें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हाँ। तो ये अनरियलिस्टिक होगा। अच्छा, ये प्लान जो है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जी हाँ, जी हाँ, उसके से connect साथ है? ही जी हाँ, ये जो है ना ITS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, सही। ये उसी के साथ ही है। चलिए जी, अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हो जाएं, हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाए। हम अगर घर से निकलें तो हमें 1.5-2 घंटे पहले ना निकलना पड़े, हम जो है अपने टाइम से निकलें, हमारा टाइम भी बचे और बाकी लोगों का टाइम भी बचे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी है जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, एक और इशू और बड़ा मसला ये कि गर्मियों में क्या करें, अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करें। पिंपल्स भी निकल आते हैं, फिर साथ साथ जो है अच्छा पिंपल्स तो निकल ही आते हैं, साथ साथ ऐसे प्रॉब्लम्स भी निकल रहे होते हैं जो सर्दियों में रिजॉल्व हो जाते हैं कि जी स्किन पे रेडनेस आ गई है, अच्छा जी धूप में जा रहे हैं तो और कोई प्रॉब्लम हो गया, सनबर्न हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई, वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ जाता है, ऑयली स्किन जो है वो ज़्यादा फील होने लग जाती है। तो इन सारे मसलों का हल और इन सारे मसलों की रेमेडी जानने के लिए आज हमारे साथ बिल्किस साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि गर्मियों में स्किन केयर कैसे की जाए इन जनरल, जिसकी स्किन पे कोई इशू नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वो चाहता है कि मेरी स्किन मज़ीद ग्लो करे, प्यारी हो जाए, खूबसूरत लगे। गर्मियों में भी ऐसा लगे कि भाई ये विंटर्स चल रही हैं और इतना ही ग्लो आ रहा है और इतनी फ्रेश है। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि गर्मियों में तो मूड ही इतना ऑफ होता है। अच्छा देखिए, स्किन केयर जो है ना गर्मियों में सर्दियों के बनिस्बत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, पैची हो जाती है। गर्मियों में अगर आप धूप से बचाएंगे और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखेंगे और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, देखिए गर्मियाँ आती नहीं हैं कि आपके मतलब पूरे पाकिस्तान में आपको फल से मिलना शुरू हो जाता है। सही, नेचुरल ORS है। हाँ सही, ठीक है ना। तो लगाने से ज़्यादा खाएं। अच्छा, खाएं चीज़ें, तरबूज, खरबूजा, मेलन फैमिली आ जाती है, उनका इस्तेमाल करें। फिर आलू बुखारे आ जाएंगे, फिर खुबानी आ जाएगी, फिर फलों का बादशाह आ जाएगा, आम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को एज अ मतलब मील इस्तेमाल करें या बिफोर मील इस्तेमाल करें, ताकि आपको इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके ना, इसकी तमाम खूबियाँ आपको मिल सके। जितना गर्मियों में क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सही है ना, आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो फिर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला हो जाता है। तो कुछ लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा BP लो रहता है। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल सामने है। बल्कि आज भी जो है वो मेरा BP लो हो रहा था, तो मुझे आपा ने कहा भाई आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, आज बाकी मेरा BP लो हो रहा है। हमारे जैसे लोगों के लिए हम क्या करें, मतलब क्योंकि रोज़ाना गर्मियों में पता नहीं क्या हो जाता है, BP लो होता है वाकई में। तो नारियल पानी, ओके, अच्छा, अब नारियल पानी बहुत महंगा है ना। हाँ, आपने क्या करना है, दो इतने से अल्कलाइन वाटर बना ले, इतना 2-3 चंक्स जो है नारियल के आप लें, सूखे वाले जो मिल जाते हैं, वो आपको कम पैसों में मिलते हैं। ठीक, आप उनको ओवरनाइट सोक कर दो। अच्छा, और हल्का सा ब्लेंड करो, उसमें नारियल का मिल्क भी आ जाएगा। हाँ, उसमें आप चाहें तो इमली शामिल कर सकते हैं, सही, थोड़ी सी, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन गया। हाँ। आप ये पियो, उसको रिफिल करते रहो, पूरा हाँ। दिन पीते रहो। हाँ। हाँ, फिर जो लेफ्ट ओवर उसको दूसरे दिन इस्तेमाल ना करो। सही है, अच्छा, सही, उसका तो हाँ, या ऑयल सही, बना हाँ। लें या उसको कंज्यूम कर लें, कंज्यूम खा कर लें। लें, सही, तो ये इस तरह आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड। पहले के ज़माने में सत्तू घर पे बनता था, अच्छा, है ना, सत्तू बनता था, सत्तू का शरबत हाँ। ठेलों पे भी मिलता है। इमली आलू बुखारे को आज तक किसी ने बीट नहीं किया। इमली आलू बुखारे का शरबत आपको मिलता है। हाँ, सही, अच्छा, सब नींबू पानी मिलता है। अच्छा, नींबू पानी तो हर हाँ, जगह मिलता है ना, सही। आप घर में भी बना सकते हैं। सही, तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब छोड़ दें। हाँ। दही इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल दही करें, लगाएं भी, दही खाएं भी। अच्छा, लगाना कैसे है दही? बहुत आसान है। अगर आपकी एजिंग स्किन नहीं है, आप एज नहीं कर रहे हो, तो आप जो दही की बलाई हटा के जो दही है 1 चम्मच उसको अच्छी तरीके से मतलब हाथ में मसल के एज अ क्रीम रात को लगा के सो जाए। सही, आपके स्किन की देखिए, आप जब भी स्किन पे कोई भी
वर्कआउट करते हैं ना स्किन के लिए, वो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है नाइट, राइट। क्योंकि रात को जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो आपके स्किन पे बहुत अच्छी होगी। सही। इसीलिए आपको हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर अच्छा डॉक्टर आपको कहेगा ये नाइट क्रीम्स है। सही। सही हाँ। है। क्यों? क्योंकि आप जब सो रहे हो तो क्योंकि ऑक्सीजन दिन में बहुत जगह पर फुल ऑफ ऑक्सीजन जैसे आपके हाँ। मैदे में, लेकिन रात का टाइम उसका स्किन का होता है। स्किन का होता है। सही। तो आप स्किन रिजीम जितना भी करें आप रात को करें, आपको उसका डबल इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है। हाँ, दिन में आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, सनस्क्रीन लगा हाँ, सकते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो SPF जो है ना 50+ को बिल्कुल भी मुझे मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा, फिर वो कितनी होनी चाहिए SPF? मैं 45 अच्छा, बहुत ज़्यादा होता है। सही, हाँ। ठीक है। आप रीअप्लाई करो स्किन को साफ करके। हाँ। लेकिन मैं लोग तो कहते हैं जितनी ज्यादा हो उतना ठीक है, उतनी ज्यादा जो है वो नहीं, स्किन की ब्लॉकेज देखिए हर एक का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन रिकमेंडेशन मेरी कभी भी नहीं रही। अच्छा, सही। कभी भी नहीं। उसकी वजह? जितना भी देखें आप, जितना भी उसको आप अपग्रेड करते जाएंगे तो उसमें जो केमिकल्स मिलाते हैं वो आपके स्किन के लिए इतने फ्रेंडली नहीं होते। ओके, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से जो है ना देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। सही। और दूसरी बात है, सनस्क्रीन आप बच्चों को भी लगाएं। सही। SPF 15, SPF 30 बच्चों को भी लगाएं। हाँ। क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से आगे जाके आपको पिगमेंटेशन ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। आप रीअप्लाई कराएं। सही। लेकिन हर वक्त मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि हर वक्त कुछ ना कुछ लगा हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ लगा हुआ तो मुझे problem भी, होती मैं है। कहती हूँ सांस लेने दो भाई स्किन को। हाँ, कि सही। इतनी जैसे हम जो है ना स्लेव हो गए हम। हाँ। कि सुबह ये लगाना है, शाम में बिल्कुल। ये अच्छा, लगाना मैंने हर देखा वक्त। है अब बहुत सारे लोगों का, आप लोग भी अगर हमें चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, उनका एक रूटीन बना हुआ है, सुबह उठकर हमने ये लगाना है, ये सीरम लगाना है, ये आंखों के नीचे लगाना है, अच्छा ये फेस का सीरम है, फिर उसके बाद हमने जो है वो मुंह धो के मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र के बाद जो है वो हमने फिर ग्लो वाली क्रीम लगानी है, फिर शाम के टाइम जो है वो इवनिंग क्रीम हमने लगानी है, फिर उसके बाद नाइट क्रीम लगानी है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इतना ज़्यादा स्किन के साथ में इतनी इतना ज़्यादा सब करने प्रोटेक्शन, से अच्छा है ओवर ना। प्रोटेक्शन। सही है। देखिए हाँ। इतना पैम्पर नहीं करे बच्चों हाँ। को भी, इतना पैम्पर करते तो बिगड़ जाता है। सही, अब हाँ। छोटे बच्चों को पैम्पर करते तो रैशेस हो जाते हैं। सही, मैं बिल्कुल, एक हाँ। हज़ार बिल्कुल मजाक सही की बात हाँ, कर रही हूँ। सही। आप जो है ना अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें, ग़िज़ा अच्छी रखें, सही। डिटॉक्स करें अपनी स्किन को भी। हाँ। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए घर के टोटके बहुत अच्छे हैं, जिसमें वन ऑफ जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है दही। प्री एंड प्रोबायोटिक होता है। हाँ। हमने अपनी स्किन का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि हमारी स्किन पे भी गुड बैक्टीरिया हैं। जब हम हर वक्त लगाते रहते तो हम अपने गुड बैक्टीरिया को टाटा बाय बाय हाँ, करते, सही। विच इज़ नॉट गुड। सही। लॉन्ग रन में बिल्कुल सही नहीं है। आप देखें पहले के ज़माने में हम कहते हैं हमारी नानी दादियाँ बड़ी खूबसूरत होती थी। बिल्कुल, क्या, हाँ, क्या सही। लगाती थी? कुछ तो सरसों वो का तो तेल फेस लगाती वॉश भी आई गेस यूज नहीं करती। हाँ, रात तो को हाँ। सरसों का तेल लगाती थी। सरसों का तेल? हाँ, सरसों का तेल। लेकिन उससे तो सरसों का तेल स्किन पे हाँ, लगाने से देखा काली हो जाएगी yes, स्किन। देखा आपने भी यही बोला कि बिल्कुल नहीं होता। सरसों का तेल लगा के धूप में बैठने से काला होता। रात को लगाने से तो नहीं होता। सही। बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो सरसों का तेल लगाती हैं, उनकी क्रीम है। अच्छा जी। मसला ये है कि देखिए हम जो है ना मतलब कि अच्छा, अगर स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, हर तरह की स्किन पे रात को आप सरसों का तेल लगा क्यों के हम लगा बच्चों रहे हैं? की नैपी रैश पे सरसों का तेल लगाते थे। सही। नहीं, मैं तो स्किन के लिए पूछी, आपने कहा ना कि बहुत सारी देखिए actresses हैं, ऑयली उनकी- स्किन, उनकी- देखिए हाँ। ऑयली स्किन के हाँ, लिए obviously अगर नहीं है। आपका सीबम खुद ही ऑयल इतना हाँ, प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर आप करेंगे तो ऑब्वियस वो हाँ। पोर्स क्लॉग कर देगा ना। सही। लेकिन अगर आप डंप स्किन पे एक एक ड्रॉप लगा के हाँ। आप रात को अच्छी तरह मसाज करके सोते हैं तो उसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर सही। वो एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है हाँ। तो फिर आपको मुल्तानी है। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी को आप सीधा सीधा मुल्तानी मिट्टी को दूध में और एलोवेरा जेल के साथ हाँ। एक एक चम्मच सारे ले लें। मुल्तानी मिट्टी फूल जाती तो उसमें, और अगर आपको लगे कि क्रीमी शक्ल नहीं बनी, हाँ। उसमें एलोवेरा जेल या दूध और मिक्स करें, वो लगाएं। वो लगाएं। चलिए जी, एक कॉलर है हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
भाई देखें, हमारी बेटी खापा जो है ना वो मॉर्निंग शो की क्वीन है। अच्छा। ये माशाल्लाह जब से मॉर्निंग शो शुरू में मैं तो कॉल करता हूँ, हमेशा ये आके हमें बताती हैं और हमेशा अच्छाई भी होती हैं। सही। बिल्की साहबा से मेरा सवाल ये भी, आपने भी बात की ना सन ब्लॉक की, तो सबा बात ये है कि जैसे हम लोग बाहर घूमते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी होती है ना, हाँ। अगर आप सन ब्लॉक लगा लें तो वो जरा सा पसीना आता है तो सन ब्लॉक का तो बड़ा गर्क हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा होता। तो हम जैसे लोग जो हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जाहिर बात है पसीने बहुत आता है। ह्यूमिड वेदर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो ये मेरा सवाल है जी। दूसरा सवाल ये कि जो हमारे पसीने आते हैं ना, जो हम अपने पसीने पोंछने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो किस किस्म का होना चाहिए? क्योंकि अगर जो कपड़ा ऐसा हो या ऐसा तौलिया हो जिससे आपको स्किन खराब होने का अंदेशा हो, तो वो मुझे जरा गाइड कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है जी, चलिए जी। हमारे कॉलर हमारे साथ थे और उन्होंने 2 बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछे, लेकिन इनके जो जवाबात हैं वो हम इस ब्रेक के बाद बिल्किस आपा से ज़रूर लेंगे कि ये किस तरह से मैटर रिजॉल्व हो सकता है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सन ब्लॉक इतनी धूप में कैसे लगा के जाएं, फ़ौरन से जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बिल्किस आपा हमारे साथ हैं और कॉलर ने जो सवाल किया है वो ये है कि भाई सन ब्लॉक लगा तो लें, लेकिन इशू यही होता है कि गर्मी में एक तो धूप पड़ रही है, सन ब्लॉक लगा लिया, अब वो पसीने आ रहे हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक जो है वो तो अच्छा देखिए, सन बह जाएगा। जेल आती है ना, वो एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, सही। तो वो इतना मतलब अगर आपको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, तो उतना वो उस पर इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, लेकिन घर का भी बता देती हूँ कि पसीने की ज़्यादती के लिए पुराने ज़मानों में क्या करते थे, आफ्टर शेव भी सब वही यूज़ करते थे, फिटकरी। अच्छा, ठीक है, आप अभी भी जैसे फिटकरी को तवे पे पहले फुला लीजिए, क्योंकि अब हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है ना। सही। जब आपकी फिटकरी फूल जाए, फूलने के बाद उसको पाउडर बनाएं, पाउडर बनाने के बाद जैसे अगर 1 चम्मच है तो उसको आप जो है ना एक बड़े ग्लास में डिज़ोल्व कीजिए और उसके आइस क्यूब बना लीजिए। अच्छा, तो उसको फिर आप लगाना शुरू कर दीजिए। वो आइस क्यूब आइसिंग करेंगे, हल्की आइस भी डायरेक्ट नहीं, किसी मलमल के कपड़े के साथ अच्छी तरह उसकी आइसिंग कीजिए। उससे आपका पसीना कंट्रोल होगा। सही। और ये उन दुल्हनों के लिए भी ये अच्छा है, बता देती हूँ कि जैसे अभी गर्मियों में शादी हो रही है, लाइट नहीं है और आपको पसीना बह जाएगा, तो ये बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल घर में आप बना सकते हैं। सही। ये वाला पाउडर जो है, जो मैं पाउडर बना रही हूँ, उसको पिंच आप अपने जो वो करते ना, रब कर रहे होते हैं, नहीं, अपना जो बेस है उसमें मिक्स कर सकते हैं। ओके। अगर ये नहीं करना है तो हाफ एन आवर पहले आप इसको अच्छी तरीके से चेहरे पे लगा लें। जैसे आपको डर है कि बेस में मिक्स कर लेंगे, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, तो आप इसको जैसे आइस या ठंडे पानी में स्प्रे कर लें। अच्छा, सही। उसके हाफ एन आवर के बाद आप जो है ना, सही, अगर मेकअप से पहले यही जो क्यूब्स हैं, फिटकरी के जो क्यूब्स आप बता रही हैं, ये भी कर लें। और मेकअप जैसे बेस लगाया ना, बेस के बाद भी जैसे आप हल्का सा इसका स्प्रे करके टैपिंग करें, और फिटकरी पाउडर जो है वो अंदर डला हुआ और फिर वो आपने स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करके देखें। अच्छा, इनका दूसरा सवाल, एक तो पसीने की ज़्यादती था, वो तो हो गया, और धूप में अवल तो अवॉइड करें, लेकिन जाना पड़े तो अपने साथ ORS ज़रूर साथ रखें। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है, तो ये आपने साथ रखना है। बाकी पसीना और सनस्क्रीन का मैंने बता दिया। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, जो प्योर पेट्रोलियम जेली आती है, जी, घर से निकलने से पहले उसको अच्छी तरह से लगा के टैप करके बिल्कुल जज्ब करके चले जाएं। वो भी आपका सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है। अच्छा। और आफ्टर सन थेरेपी करें। आप गए, किसी चीज़ ने भी वो नहीं किया, सूरज को बहुत गुस्सा आया हुआ भाई, हमने दरख्त लगाया है ना, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हमने ख़राब कर दिया है, हमने अपनी अर्थ के साथ, हमारे अपनी माँ के साथ हमने बहुत जो है ना अपनी सारी चीज़ें ख़राब की हुई हैं। तो अव्वल तो दरख्त लगाएं, और दूसरा आपने क्या करना, आफ्टर सन थेरेपी करना। उसके लिए बेहतरीन है, अभी खुबानी आ जाएगी, खुबानी दूध में भिगो के पहले रख ले, बच्चों के लिए भी रखें। माएँ बड़ी परेशान होती है कि गर्मियों में खेल के आते हैं, इनकी स्किन ख़राब हो जाती है। रोज़ाना 5 मिनट की ये खुबानी वाली या आड़ू, दोनों के साथ कर सकते हैं। आड़ू की या खुबानी की क्रीम बना के बच्चों को लगाएं, आफ्टर सन थेरेपी है ये। अच्छा। हाँ, अगेन वो रात को करना, रात को जैसे किया, कितनी देर तक फिर लगा के? 5 to 10 मिनट्स लगाएं, चेहरा धुलाएं। ऐसे नहीं कि
मैंने कहा है तो आपने क्रीम लगा के सुला दिया, किसी चींटी ने काट लिया, क्योंकि मीठा होता है। तो ये नहीं हो। और आप देखिए खुबानी, किसी बर्तन में आप खुबानी की कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बर्तन को कैसे साफ़ करते हैं, इसी तरह आपकी स्किन को साफ़ करें। इसी तरह स्किन को जो है वो साफ़ करें। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है कि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, खेल रहे होते हैं, एक तो उनकी स्किन काली होती है, टैन होती है, दूसरा दाने निकल रहे होते हैं, रेड और पस वाले दाने निकल रहे होते हैं, मोटे मोटे दाने निकल रहे होते हैं। और ऑब्वियसली वो यही होता है कि जिधर पसीना है उसको साफ़ नहीं किया, फिर वहाँ पे वो पिंपल बन गया। इनका बड़ा अच्छा वैलिड सवाल था कि हम पसीना पहुँचे किससे? हाँ, फलालेन के कपड़े से, छोटे छोटे उसके कॉटन से भी नहीं, लॉन का अगर मलमल का कपड़ा हो तो अच्छा है। सही है। जितना नरम और मुलायम कपड़ा हो और जंग नहीं करनी। देखिए अक्सर खवातीन यूं पोंछ के यहाँ पर आपने छाइयाँ बना देती, कैपिलरीज तोड़ के यहाँ रगड़ के पहुँचती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो भी मतलब आपकी स्किन डायरेक्ट फ्रंटल लोब के ऊपर, तो ऐसे तो इधर भी बना देती हैं। अक्सर आप देखिए नमाजियों को भी क्यों निशान पड़ जाते हैं ना, वो तो खैर अच्छा खुशबख्ती की निशानी है। लेकिन इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक तो मलमल का कपड़ा या फलालेन का कपड़ा, वो आपके पास रुमाल होना चाहिए और एक फिटकरी वाला पानी होना चाहिए, ताकि पसीना आए नहीं कि आपको पहुँचना पड़े। ये छोटी छोटी टिप्स है, सही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी आगे जाके जो ट्रॉमा में चले जाते हैं ना, छाइयों को कैसे ख़त्म करें, उससे बचा, दानों को कैसे ख़त्म करें। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा था वो अच्छा दानों के लिए। हाँ, देखिए अगर आपके माथे पे दाने निकलते हैं ना, तो आपके सर में यकीनन खुश्की होगी। आप अपने सर की खुश्की को दूर नहीं करेंगे, 1000 क्रीम लगा लेंगे, सही नहीं होगा। और कुछ लोगों के यहाँ थोड़ी पे भी निकल रहे हैं, इधर निकल रहे हैं, तो आप अपना जो है ना, अगर कॉन्स्टिपेटेड या मैदे का कोई मसला है, जब तक वो हल नहीं करेंगे ये सही नहीं होगा। सही। अब लगाने के लिए मैंने जैसे पहले बताया था, दूध में क्या डालने का बोला था, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल, ये आप लगा के देखें, अल्लाह के हुक्म से पसी दाने, पेनफुल जो दाने वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पानी का इंटेक बढ़ा दें, पानी का इंटेक बढ़ा दें। सही। अच्छा, और अगर सर पे यहाँ कॉर्नर पे दाने निकल रहे हो, होते हैं ना कि बच्चों के और बहुत सारे लोगों के, मैंने बोला ना यहाँ पे अगर लाल लाल दाने निकल रहे, सर की खुश्की दूर, तो अभी मतलब फॉर द टाइम भी उसको यहाँ से साफ करने के लिए फिर यही मुल्तानी मिट्टी और दूध में डाल के, एलोवेरा जेल, तीनों को मिक्स करके, गर्मियों की बहुत अच्छी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी सुखा देगा दानों को। सही है। सही। अच्छा, गंधक भी अच्छा होता है, गंधक का पाउडर पीस के, गंधक आंवला सार कहते हैं, जो क्रिस्टल वाला मिलता है, सही, वो सल्फर है, उसको पीस के जो है ना आप ऐसा करें कि ये जो कोकोनट ऑयल है ना उसमें मिक्स करके लगा। ओके, गंधक को पीस के, जो क्रिस्टल वाली गंधक, हाँ, गंधक आंवला सार पीस के उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाएं, तो उससे भी जो है ना ये दाने खत्म हो जाएंगे, उससे भी फिर ये पिंपल। लेकिन यू आर व्हाट यू ईट। मैं हमेशा कहती हूँ जब तक आपका सेकंड ब्रेन गट अच्छा नहीं होगा, कभी भी आपकी स्किन नहीं अच्छी होगी। सही, बिल्कुल पीस बहुत अच्छा सोना, अच्छा पानी पीना, अच्छी खुराकें, 3 चीज़ें याद रखें। 3 चीज़ें, सही। अगर आपका किडनी का कोई मसला है, आपके लीवर का कोई मसला है या आपके गट का कोई मसला है, तो आपकी स्किन उसको रिफ्लेक्ट करती है, सही। तो आप ये चीज़ों को भी देखिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम 80% छोड़ते हैं, 20% पे जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की, मॉर्निंग क्रीम, इवनिंग क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, क्रीम ही क्रीम। सही है, बिल्कुल सही कह रही है। क्रीम ही क्रीम, और उसके ऊपर इतनी टेंशन कि अब इस टाइम पर ये क्रीम अप्लाई करनी है, इस टाइम पर ये सीरम अप्लाई करना है। आप नमाज पढ़ लें या अपनी मजहबी इबादत कर लें, उससे खुद ही चमक आ जाए, खुद ही चमक आ। बिल्कुल ठीक कह रही है, नमाज का भी बड़ा फायदा होता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत फायदा होता है नमाज पढ़ने से। देखिए जब आपका औरा काम होता है, मैं ये कहती हूँ कि हमें जज नहीं करना, आप जिस मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी मजहबी इबादत लाजमी रखें अगर आपको चाहिए स्किन क्लियर और बहुत अच्छी। हाँ, सही। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें आजमा ली, हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो नहीं ख़त्म होके दे रहे। भाई क्रीम, सीरम्स, मतलब नाइट क्रीम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन डार्क सर्कल्स नहीं जाते। इसको देखें। अच्छा, आपका स्क्रीन टाइम जेनेटिक होते हैं ना, आपके डार्क सर्कल्स अगर जीन्स में, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है, आयरन डेफिशिएंट है या आयरन ज़्यादा है, इसलिए इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। और फिर जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं ना, उनकी स्किन, ये तो वैसे ही ड्राई जोन है, उनकी मज़ीद ड्राई होती है। सबसे पहले आप जब डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए कोई भी चीज़ विदाउट मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बगैर देखे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाता है। सही, चाहे वो पोटैटो जूस ही क्यों ना, ठीक है। आपने मॉइस्चराइज करना,
अब मॉइस्चराइज के लिए आप वैसलीन पेट्रोलियम जैसे मैंने बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पम्पकिन सीड का कहती हूँ। अच्छा, पंपकिन, जैसे पम्पकिन सीड ऑयल, लौकी का तेल। आम लौकी की फैमिली नहीं मिलता, आप लौकी का तेल इस्तेमाल करें। सही। पहले हाइड्रेट करें, जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स है ना, चाहे यहाँ हो यहाँ पे, हाइड्रेशन उसके लिए बेहतरीन है। उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हम चाहते हैं क्विक फिक्स, फौरन, हाँ, इंस्टेंट जो है वो चीज़ें। अच्छा जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर बिल्किस साहिबा से 2 सवालात करने हैं। जी जी। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई को हर दूसरे या तीसरे दिन बहुत ज़्यादा एसिडिटी का इशू हो रहा है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, अच्छा, जो फ्रीक्वेंटली बार बार 2-2, 3-3 दिन के बाद हो रही है। और दूसरा ये कि ये रीज़न इसके पीछे जो होता है वो ज़रा प्लीज़ बताएं, और किस वजह से इतना फ्रीक्वेंटली होने लग गया इसको। और दूसरा मैंने ये पूछना है कि जब ये मतलब जैसे डस्ट एलर्जिक होते हैं, जहाँ पे मतलब झाड़ू वगैरह या जिस तरह का इस तरह का मिट्टी वाला काम होता है, तो अगर मैं वहाँ पे मौजूद हूँ उस कमरे में, उस जगह पर, तो मुझे फिर रात के वक्त, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि मेरा सांस अंदर से जैसे फूल रहा होता है और तकलीफ बहुत होती है। फिर नज़ला जुकाम भी हो जाता है बाज़ वक़्त, मगर सांस मेन मतलब तकलीफ कर रहा होता है डस्ट की वजह से रात। नहीं, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए जी। आप मुझे ये बताएं, आपने अपने भाई का कहा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जैसे आपने कहा कि मुझे डस्ट एलर्जी है। आपको डस्ट एलर्जी होगी तो ओवियस आपको दम घुटेगा आपका, आपको रेनी या तो नज़ला बंद हो जाएगा, ये सारा ब्लॉक्ड हो जाएगा, या फिर आपको छींकें आएंगी और जो है ना आपको नज़ला हो जाएगा। इसका मैं बता देती हूँ। आप अपने भाई का बताएं, जो आप कह रहे हैं उनको बार बार एसिडिटी हो जाती है। आपने कभी उनका टेस्ट कराए हैं कि उनको एसिडिटी क्यों होती है? नहीं, आप ज़रा प्रेस्क्राइब कीजिए, फिर हम करवाते हैं। प्लीज़ ज़रा थोड़ा तफसील से गाइड कर दीजिए। ठीक है। आपके भाई की उम्र क्या है? 38। और उनका ग़िज़ा खाना पीना कैसा है? जी, वो बाहर से भी खाते हैं, मतलब होटलिंग वगैरह भी कर लेते हैं। और और गोश्त खो रहे हैं? गोश्त ज़्यादा खाते हैं? नहीं, गोश्त बिल्कुल नहीं, गोश्त नहीं, चिकन खा लेते हैं। चिकन गोश्त नहीं है? चलें, मतलब कि सब्जी खाते हैं या चिकन शौक से खाते हैं? चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं। सब्जी भी खाते हैं, मगर ज़्यादा चिकन उनको पसंद है। और स्पाइसेस पसंद है? स्पाइसी नहीं, लाल मिर्चें हम यूज़। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपने भाई का H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का टेस्ट कराएं इन स्टूल। सही है? उनको अल्सर है या नहीं है, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स होगा, बार बार उनका पेट ख़राब रहेगा। आप एक टैबलेट उठा के खिला देंगी, उससे क्या होगा कि स्लो एंड ग्रेजुअली उनका B12 जो है वो कम होने लगेगा, और अल्लाह ना करे आगे जाके कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी क्योर मुश्किल हो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। H. पाइलोरी का टेस्ट कराइए। अभी आप उनको क्या दे सकती हैं मैं बता देती हूँ। आपने मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, सौंफ लेना है 50 ग्राम, छोटी इलायची लेनी है 25 ग्राम, सबको पीस के पाउडर बना लें। 1/4 टीस्पून खानों के आधा घंटा पहले दें, मगर टेस्ट करा के गोश्त नहीं खाना। अगर आप मुर्गी दरख्त से तोड़ सकती हैं तो खिला दीजिएगा। प्लांट सोर्स देना है, एनिमल सोर्स बिल्कुल नहीं देना है। सही। अच्छा, इनको अगर आप चोकर की या होल ग्रेन का आटे का रोटी खिलाएंगी ना, इनको नुकसान होगा, इनको और तबीयत भारी होगी। इनके लिए मैदे की रोटी अच्छी है। सही है। स्पगोल की भूसी भी खानों से 50 मिनट पहले दे सकती हैं। जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो भी आप दे सकती हैं। परहेज़, एहतियात, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बिल्कुल, ये रेमेडीज़ जो लोग अप्लाई करते हैं ना, तो वाकई उनको बड़ा फ़ायदा होता है। और जब बिल्किस आप आती तो यकीन करें कि इतने सारे मसले भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और सवाल भी बड़े जहन में आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वक्त की जो है वो बेइंतहा कमी होती है, और हमारा जो अभी इस सेगमेंट का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है। तो बिल्किस आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आई और आज मैंने ढेर सारी बातें की। मतलब जितना सवालात हो सकते थे ना, मैंने आपके लिए ज़रूर पूछे। सोशल मीडिया साइट पर आपने ज़रूर बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा मौजू है, जब हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होते हैं, मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं, अल्लामा साहब मौजूद होते हैं, तो आज के दिन जुमे को स्पेशल हमारा जो सेशन होता है वो कोई ना कोई अहम मौजू पर
मुश्तमिल होता है और आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आपके जो भी सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई पर क्या हक है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पर भाई भाई से लड़ रहे होते हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहे होते हैं और वो शायद इस बात को बड़ा सही समझते हैं कि ठीक है मेरा भाई है, अगर मैंने उसे कह दिया तो क्या हो गया। अच्छा, अगर एक भाई मनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा भाई मान नहीं रहा है, फिर एक भाई ने जो है वो पूरी जायदाद हड़प ली है तो दूसरा भाई ये कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब जिसे कुछ नहीं मिला और जो बेयारो मददगार है वो क्या करे, और ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से लेके चलनी चाहिए, रिश्तों का क्या एहतराम होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी ने और उनके साथ हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद हमारे शो पे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, क्या हक है भाई का भाई पे? बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद सूरह मुबारक हुजरात में इरशाद रब्बे इलाही हो रहा है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। परवरदिगार आलम ने जब हमें खल्क़ किया है, इरशाद रब्बे कायनात हो, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, लोगों हमने तुम्हें एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, एक मर्द और एक औरत में से पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, फिर हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ शुअब, कौमों, कबीलों में बांटा, लितआरफ़ू, ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, तुम्हारी शनाख्त कायम हो सके, तुम्हारी पहचान हो सके। सही। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है कि जो तुम में ज़्यादा मुत्तक़ी है, जिसका तक़वा ज़्यादा है। सही। अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत में से क्यों खल्क़ किया? अल्लाह तो क़ादिर मुतलक़ है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो चाहता तो बग़ैर माँ बाप के और बग़ैर मर्द औरत के भी खल्क़ कर सकता था, जिस तरह उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया जी, बग़ैर माँ बाप के। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के खल्क़ करके बता दिया कि इस तरह भी खल्क़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सही। लेकिन फिर तमाम इंसानों को एक मर्द और औरत से खल्क़ किया ताकि ख़ानदान तश्कील पाए, सही, ताकि रिश्ते तश्कील पाएँ। सही। तो इन रिश्तों का खालिक अल्लाह है, ख़ानदान का खालिक अल्लाह है। अल्लाह हमें ऐसे ही चाहता है सही। कि हमारी कोई माँ हो, कोई बाप हो, कोई हमारा भाई हो, कोई बहन हो, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, हमारे रिश्तेदार हों, नानियाल हों, दादियाल हों, ससुराल हों। इन रिश्तों की फिर आपस में एक बड़ी अहमियत है। सही। फिर हमें हुक्म दिया कि सिले रहमी करना वाजिब है, यानी जो तुम्हारे अरहाम है, जो तुम्हारे अजीज़ अकारिब और रिश्तेदार हैं, उनसे हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक से पेश आना तुम पर लाज़िम व वाजिब है। और सिले रहमी टेलीविज़न का प्रोग्राम है तो मैसेज देता चला जाऊँ, क़िबला भी तायीद फरमाएंगे कि इस्लाम में सिले रहमी उन नेकियों में से नेकी है कि जिसका सिला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। और क़त्ए रहमी उन गुनाहों में से एक गुनाह है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी है और आखिरत में भी। तो अपने रिश्तों और रिश्तों में फिर जो नज़दीक तरीन रिश्ते हैं उनके हुकूक ज़्यादा हैं, जो जितना करीबी है। तो हुकूक की फहरिस्त यूँ बयान की गई कि सबसे पहले जो तुम पर हक़ है वो तुम्हारे माँ बाप का, यानी सबसे बढ़कर जो हक़ है वो माँ बाप का है। माँ बाप के बाद फिर मुझ पर जो हक़ है वो मेरी ज़ात का है, सही। मेरी अपनी ज़ात के बाद फिर मेरी औलाद का है, सही। और फिर मेरे बहन भाइयों का है। ये तरतीब है, यानी माँ बाप वो हैं कि जो हमारी ज़ात पर भी मुक़द्दम है। सही। उसके बाद इंसान की अपनी ज़ात के हुकूक शुरू होते हैं और फिर औलाद और फिर बहन भाइयों। जब हम भाइयों पर बात करेंगे तो भाई अजीम तरीन रिश्ता है। भाई बाजू होते हैं, भाई कमर का ज़ोर होते हैं, भाई ताकत होते हैं, भाई ढारस होते हैं, भाई दुश्मनों पर रोब का ज़रिया होते हैं। तो भाइयों की गैर मामूली तकरीम, ताज़ीम और उनकी इज़्ज़त और उनकी अहमियत कुरान और हदीस में बयान की गई है। लिहाजा चूँकि मुझे इस चीज़ का एहसास भी है और अंदाज़ा भी है कि यहाँ इस वक्त कम है, तो मैं इस कम वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करना चाहूँगा कि भाइयों के हुकूक भी हैं और भाइयों के फ़राइज़ भी हैं। मसलन कि अगर छोटा है भाई तो बड़े भाई का फरीज़ा है उससे शफ़क़त करना, सही, ठीक है ना, और ये उसका हक़ है, उससे शफ़क़त का हासिल हो जाना उसका हक़ है। बड़े भाई पर फ़र्ज़ है छोटे भाई से शफ़क़त करना, छोटे भाई पर फ़र्ज़ है अपने बड़े भाई की ताज़ीम करना, उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना। और यूँ भी कहा गया है कि बड़ा भाई बाप की माने जाए, बाप का कायम मकाम है, बाप के बाद वो बाप की जगह पर है बड़ा भाई जो है। तो भाइयों के हुकूक जो मीरास में है वो तो शरई तौर और फिर फ़िक़ही तौर पर बयान होंगे, वो तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन हर भाई का ये हक़ है कि उसे इज़्ज़त दी जाए, उसे मोहब्बत दी जाए और उसकी मदद की जाए। इज़्ज़त, मोहब्बत और मदद 3 लफ्ज़ याद रखिएगा, ये भाई के लाजमी वाजिबी हुकूक हैं। और फिर भाइयों की जब हम उख़ुवत की बात करेंगे तो एक तो वो असली और हकीकी भाई है कि जो हमारी माँ बाप में से है, सगा भाई, इसके हुकूक बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन इसके अलावा एक और भाई है जो इस्लामी और ईमानी भाई है। कुरान मजीद ने इसी सूरह मुबारक हुजरात में कहा कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ईमान की बुनियाद पर हमारे दरमियान उख़ुव्वत कायम की है कुरान ने, कि बस तमाम मोमिनीन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं, सिवाय इसके नहीं कि तमाम मोमिनीन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। अहले ईमान आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। फासलिहू बैन अख़वाइकुम, अगर तुम्हारे भाइयों में से दो में नाचाकी हो जाए, नाराहती हो जाए, नाराज़गी हो जाए तो उनकी सुलह करवाओ, उन्हें दोबारा से उनके दरमियान भाई बंदी को कायम करो, उनके दरमियान दोबारा से उख़ुव्वत को कायम करो। ये कुरान मजीद है और पैगम्बर गिरामी की वो हदीस और मशहूर तरीन हदीस है, बच्चे बच्चे को याद है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। तो इस्लाम और ईमान उख़ुव्वत का ज़रिया है। यानी पैगंबर की ज़बान से, अगर पैगंबर गिरामी की ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकल जाएं तो गोया कि उन्होंने उम्मत के दरमियान सीगा उख़ुव्वत को पढ़ दिया और जारी कर दिया। तो तमाम मुसलमान आपस में इस्लाम की बुनियादों पर भाई भाई हो गए। तो जब हम भाई भाई हैं तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे भाई का, तुम्हारे इस्लामी भाई का, तुम्हारे ईमानी भाई का, तुम्हारे मोमिन भाई का तुम पर यह हक़ है कि अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करने चले जाओ, अगर मुश्किल में है तो उसकी हेल्प करो और उसकी मदद करो, किसी परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करने में उसकी मदद करो। यहाँ तक भी बयान फरमाया कि अगर वो प्यासा है तो तुम्हें सैराब नहीं होना चाहिए और अगर वो भूखा है तो तुम्हें शिकम शेर नहीं होना चाहिए। यानी उसे भूखा रखकर खुद नहीं खाओ, अगर समझते हो कि एक ही रोटी है तो बांट के खाओ, अगर समझते हो कि एक ही गिलास पानी पीने का है तो आधा तुम पियो आधा उसको दो। यहाँ तक भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर जैसे पहले ज़मानों में होता था गुलाम वगैरह, अब तो सिलसिला वो ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह मुलाजिम होता है। यानी यूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मुलाजिम, कि अगर आपके पास अपने कामों के लिए मुलाजिम है और आपके भाई के पास नहीं है तो वो तनख्वाह नहीं दे सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको चाहिए कि इसी तनख्वाह में आधी खिदमत अपने लिए लो और आधी खिदमत अपने भाई के लिए लो। यहाँ तक मोमिन भाई के हुकूक़ हैं। और जब मोमिन मोमिन की मुलाकात के लिए उसके घर जाता है तो फ़रिश्ते उसके लिए मुसलसल इस्तग़फ़ार करते हैं। इस अमल को इंतहाई पसंद किया जाता है। मोमिन मोमिन की मुलाकात के लिए जाए, मुश्किलों में उसको सहारा फराहम करे, अगर वो मकरूज़ है तो उसकी कर्ज़ की अदायगी में उसको सहारा फराहम करे, अगर वो किसी मुश्किल में पुकारे तो उसके पास पहुँचो और उससे सहारा फराहम, मर जाए तो उसकी तशय्ये जनाजा और इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए इस्तग़फ़ार, ये सब हुकूक हैं भाई। सही। मुफ्ती साहब, भाई का भाई पर क्या हक है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअहलिका हक्कन फ़अति कुल्लि ज़ी हक्किन हक्कहू। हुकूक के हवाले से फरमाया तुम्हारे रब का तुम पर हक़ है, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक़ है और तुम्हारे हर हक़ वाले को हक़ अदा करो। अब उस हक़ में पहला हक़ तो ये है कि एक तो ये भी आता है कि जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि भाई दो हाथों की मानंद है, भाई दो हाथों के मानंद है जो एक दूसरों को साफ़ और शफाफ करते हैं। मेरा ये हाथ अगर ख़राब हो, ये हाथ इसको साफ़ नहीं कर सकता, ये हाथ करेगा जी। ये हाथ ख़राब हो तो इसको नहीं। तो इसी तरह जो है वो भाई दो बाजुओं के मानंद हैं कि एक दूसरे को साफ़ और शफाफ करते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अहब्ब अहदुकुम अख़ाहु फलयुख़बिरहु, फरमाया कि अगर किसी भाई से, तुम अपने किसी भाई से मोहब्बत करते हो तो उसको ख़बर दो। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि भाई से है तो भाई से मोहब्बत का इजहार नहीं करते, तो भाई से मोहब्बत हो तो भाई से मोहब्बत का इजहार करो, और भाई गम में हो तो उससे गम का उसको बताओ कि तुम्हें भी दुख पहुंच रहा है, उसकी तकलीफ को सोचकर तुम्हें भी दुख पहुंच रहा है। फिर यहाँ तक फरमाया हुजूर ने, तो ये है ना मुफ्ती साहब के भाई भाई में तकरार है, लोग नफरत का शिकार हैं, एहसास की कमी और मतलब परस्ती, अपना मतलब भाई भाड़ में जाए, उसकी कुछ भी हो, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, फरमाया तुम में से कोई मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए ना पसंद करे। फिर यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद एक शख्स आया, कहने लगा मैं आपसे बिरादराना ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। जब ये कहा मैं बिरादराना ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ तो आपने कहा कि तुम्हें पता है बिरादराना ताल्लुक़ के हुकूक और शराइत क्या है? हुकूक और शराइत क्या है? तो उसने कहा हज़रत आप बताइए कि भाई अगर बिरादराना ताल्लुक़ रखना है तो उसकी शराइत क्या है? आपने फरमाया कि अपने माल पर, अपने मता पर, अपने जो है मुझको फ़ौक़ियत देना
और फिर अपना माल, अपना मता, जो कुछ भी है उसको ऐसा जैसा तुम्हें इस्तेमाल करने के तुम्हें वो है, इसी तरह मुझे भी हक हो कि मैं भी इस्तेमाल करूं। तो जब उन्होंने, उस शख्स ने कहा हज़रत ये तो नहीं हो सकता भाई कि मैं जो हूँ, फरमाया फिर तुम भाई होने के जो है वो हुकूक पूरा नहीं कर सकते। तो भाई के हक़ में एक हक़ तो ये है कि जो आप अपना माल जब इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई को ज़रूरत है, तो आप उसको बोले बग़ैर उसकी ज़रूरत पूरी करो। कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपनी जानों पर तरजीह देते अगर जो खुद उनको शदीद ज़रूरत होती है। तो भाई के हक़ में एक हक़ ये है कि अपने माल को जो है वो यानी उनकी ज़रूरत के लिए ख़र्च करो, उनकी जो ज़रूरत है उनका एहसास करो। अब जैसे आपने कहा कि आजकल तो ज़रूरत के हवाले से यहाँ तो प्रॉपर्टियाँ हज़म कर जाते हैं, बिल्कुल लोगों के प्रॉपर्टियां हजम कर जाते हैं। बल्कि हमारे पास एक सवाल भी था कि बड़े भाई ने जो है वो अच्छे वक्तों में घर लिया और अपने बहन भाइयों के नाम कर दिया कि मेरे बहन भाई हैं, बट समहाउ जब उनके ऊपर वो आया, क्योस आया और वो बुरा वक्त आया, तो बहन भाई जो है उन्होंने जान छुड़ा ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घर तो हमारे हैं, इसमें तो खुद तुमने हमारे नाम किया था। अब वो भाई ने कहा कि भाई मुझे मेरा घर है, मतलब मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हारा हो या मेरा हो एक ही बात है, तो मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हें गिफ्ट कर दिया, तो वो उन्होंने उससे मिलना ही छोड़ दिया। यही तो कह रहा हूँ कि भाई के हक़ में ये है कि एक तो जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। दूसरा ये है कि यहाँ उसको अगर ज़रूरत हो, बल्कि बुज़ुर्गों का तो ये था कि अपने भाई, अपने दोस्त के घर जाते और उनसे पूछते तुम्हें कोई ज़रूरत है, कोई खाने की, कुछ राशन की, कुछ नमक की, कुछ ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते और पूरा करते। यहाँ तक कि हज़रत अतबा बिन ग़ुलाम जो है ना, उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे ज़रा 4000 की ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, दे दो। तो उसने कहा कि हज़रत 2000 दे देता हूँ। आपने कहा कि अपने आप को कहते हो कि अल्लाह से, अल्लाह के हक़ में, अल्लाह के लिए, अल-हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत है, तो तुम अल्लाह के लिए मोहब्बत का दावा करते हुए दुनिया को तरजीह दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं 2000 दूंगा। तो यहाँ भाई के हक़ में पहला हक़ तो ये है कि अपने माल में से उस पर खर्च करो। दूसरा हक़ ये है कि भाई की हमेशा तारीफ़ करो, भाई की खूबियों को ज़ाहिर करो और भाई की गीबत या भाई या दोस्त की गीबत ना करो, और कोई गीबत करे तो उसको भाई तक ना पहुँचाओ, उसको भाई तक ना पहुँचाओ। हाँ, अगर कोई तारीफ़ करे तो वो तारीफ़ उसको वहाँ उसको बताओ, तारीफ़ वहाँ उसको बताया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब हमारे शो पर आए और अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। हमारी यही कोशिश होती है कि आपके जितने भी सवालात हैं वो पूछ लिए जाएँ, भी अहम मौजू है उसके ऊपर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर बताइएगा कि क्या फ़ीडबैक है आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।